राजस्थान की सरकार लगातार जहां नीतियों का निर्माण करके आम आदमी को राहत पहुंचाए इस विषय काम कर रही है। नीतियों को ज़मीन पर उतार करके उसका लाभ सीधा मिले, इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था, और साथ साथ हमने क्या किया, इस पूरे विषय को एक जवाबदेही के नाते से आम जन के बीच पहुंचाना, उनके विषयों को सुनना और समाधान के लिए हम जो प्रशासनिक स्तर पर जो चीज़ करनी है उसको आगे बढ़ाने का काम लगातार कर रही है। उसी के तहत हम, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार जनता के लिए चुनी जाती है, इसलिए उसको जवाब देना, इसलिए 1 वर्ष का कालखंड पूरा हुआ तो हमने अपने सब विषयों को लेकर के यात्रा निकालने का काम किया, लोगों को अपने काम की जानकारी दी। 2 साल का कालखंड हुआ तब भी इन विषयों को लेकर के लगातार जनता के बीच जाकर के अपनी रिपोर्ट को रखने का काम किया। बीच में पंचायतों के, ग्रामीण क्षेत्रों के और नगर निकायों के क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर के दीनदयाल उपाध्याय समाधान शिविर लगाए, जिसमें बहुत छोटे छोटे विषय जो होते थे आम आदमी के, जिनके कारण कोर्ट कचहरी दफ्तरों के चक्कर लगाने का काम होता था, चाहे वो पट्टे का देने का काम हो, ज़मीन के ऊपर कब्जे का विषय हो, कहीं नामांतरण का विषय हो, ऐसे सब विषयों को लेकर कैंप बना करके हजारों की संख्या में लोगों का समाधान, निकायों में भी इसी तरह की छोटी छोटी समस्याओं को समाधान उनके माध्यम से किया। अभी किसान और कृषि के उसका उत्पादन, जहाँ एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसकी लागत कम हो और फसल की कीमत अच्छी मिले, इसके ऊपर लगातार काम कर रही है 14 से लेकर अब तक। वहीं भजनलाल जी की सरकार ने भी इन विषयों को लेकर के जहाँ नीति निर्माण का काम किया, वहीं किसानों को उसका लाभ मिलने के साथ साथ वो किसान अपने उत्पादन के आधार पर स्वयं उससे अधिक से अधिक उपज से चीज़ ले सके, कहीं प्रोसेसिंग यूनिट भी वहीं लगा सके। इस सब विषयों को लेकर के आज जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नई नई तकनीक आ रही हैं दुनिया भर में, उन सब की जानकारी उसको हो, अपने किस ज़मीन पर क्या फसल लगानी है, कौन से बीज, कितना बीज लेना चाहिए, कितनी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हो, इन सब विषयों को लेकर के ग्राम योजना के माध्यम से प्रत्येक पंचायत में रथ जाए और ऐसे 13 विभागों की उन विषयों को लेकर के जन के सामने रथ का कार्यक्रम हो और उसमें लोग आएँ और आकर के अपनी समस्या रखें। कृषि के जो क्षेत्र के लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, समाधान के रास्ते बताएं। इस नाते से एक रथ के कार्यक्रम चल रहे हैं, उसी के नाते मेरा आना हुआ। परसों मैं पाली ज़िले के 2 पंचायतों में था, कल जोधपुर देहात के फलोदी के 2 पंचायतों में था, फलोदी ज़िले के, और अभी आज जैसलमेर की 2 पंचायतों में कार्यक्रम है। मुझे लगता है कि जिस तरह के मैंने देखा, आम आदमी के मन में इस बात का संतोष है कि सरकार, अब हमें सेक्रेटरीट जाने की ज़रूरत नहीं, जयपुर जाने की ज़रूरत नहीं, सरकार हमारे बीच आकर के कैसे अपने कृषि के क्षेत्र के माध्यम से अपने जीवन यापन को बढ़ा सकते हैं, उसको करने का काम किया। मैं कह सकता हूं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसके माध्यम से, जैसे जीरे का उत्पादन राजस्थान में बहुत बड़े पैमाने पर, विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में रहता है, लेकिन जीरे की हम खपत नहीं कर पाते। जीरे की बड़ी मंडी गुजरात के ऊंझा में है, और इसी प्रकार से अलग अलग चीज़ों का, कभी सरसों का उत्पादन राजस्थान में बहुत होता है, उत्तरी राजस्थान में भरतपुर बड़ा केंद्र था। अब जगह जगह भी जहाँ सरसों का उत्पादन हो रहा है वहीं उसकी फैक्ट्री लगे, उत्पाद हो, उसकी ज़रूरत है। कभी आपको याद होगा गंगानगर में किन्नू, उसकी कोई कीमत नहीं होती थी, जब उसकी कीमत निकली और कमर्शियल चीज़ निकल करके आई तो आज दुनिया के बाज़ार में किन्नू बढ़ रहा है, और किन्नू के कारण से व्यापारियों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। ऐसे जहाँ जिस चीज़ का उत्पादन होता है वहीं पर उसकी प्रोसेसिंग यूनिट बने, इसके लिए किसानों को तैयार करना। उद्योग लगेगा तो रोज़गार आएगा, उद्योग लगेगा तो विकास होगा, उद्योग लगेगा संपन्नता आएगी। इन चीज़ों को जोड़ करके काम खड़ा करने का काम सरकार कर रही है। सर, जीरा मंडी की घोषणा हमारे यहाँ भी की गई, जो सरकार की घोषणा हुई हैं उनमें लगभग 70% से अधिक घोषणाएं 65 में पूरी हुई हैं, बाकी प्रोसेस में है। इस सरकार की कोई घोषणा ऐसी नहीं रहने वाली जो पूरी नहीं होगी। अलग अलग समय पर चीज़ें निकल रही हैं, नीतियां बन रही हैं और सब धरातल पर पहुँचे। समय बहुत काफ़ी तेजी, चीज़ों को, विषयों को तैयार होने में समय लगता है। लोगों को 70 साल तक केवल बात की गई, पहुँची नहीं। अब ये 5 साल का समय जो घोषणा हुई है, इन 5 साल में चुनाव से पहले ही पूरी होगी। आपने कहा कि जनता में संतोष है, लेकिन जहाँ जहाँ आपका रथ जा रहा है वहाँ विरोध हो रहा है। विरोध नहीं है, वो अपनी अपेक्षाओं को लेकर बात रखते हैं। मैं भी कल गया, आम लोगों ने अपने खुद की अनुभव को साझा करने का काम किया, उसमें भी उन्होंने तारीफ़ की कि हम जो चीज़ों को अपेक्षा नहीं करते थे, उन चीज़ों के अपेक्षा हमको लाभ मिल रहा है, और उसके तुरंत बहुत ज़्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ते, तुरंत मिल रहा है। इसका जब बहुत अधिक अपेक्षा होती है तो लोग कहीं ना कहीं उसके मन में एक, मैं कह सकता हूँ, उत्कंठा भी होती है। इसके कारण से लोग अपनी बात कहने का काम कर रहे हैं।
काले झंडे दिखा रहे हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि ओरल के विषय को लेकर के आज़ादी के बाद लगातार जो सरकारें ने उस विषय को ध्यान नहीं दिया। ये पहली बार है बजरलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस विषय को लगभग 22-23 हज़ार बीघे ज़मीन को ओरल से मुक्त किया। बाकी पर कार्रवाई चल रही है। कुछ राज्य सरकार के स्तर पर, गुजरात के लोग यहाँ से जैसे जैसे रिपोर्ट जारी हैं उन सबको ओरल से निकालने का काम चल रहा है। क्या लगता है कि इस ओरल का मुद्दा अगर सॉर्ट आउट नहीं होता है तो पंचायती राज नहीं होने का विषय ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मनसा वाचा कर्मणा इस विषय के साथ है, इसका समाधान कर रही है। आपने कहा कि सरकार जनता के बीच है, लेकिन जनता की हालत क्या है? पानी के लिए तरस रहे हैं। आप पानी को लेकर के आपने देखी होगी, यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछो। मैं आपसे ये कहूँगा कि ये समस्या आज की नहीं है, लेकिन इससे पहले भी कई लोग आए, सरकारें आई, उन्होंने चिंता नहीं की। 120 सरकार ने खुद ने पानी को विषय को लेकर के 184 करोड़ की योजना की 196 करोड़ की योजना की घोषणा कर चुकी है। उसके ऊपर काम चल रहा है। जल्दी जल्दी समस्या का समाधान होगा। पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। बजरलाल सरकार में प्रशासन पत्रकारों पर दंडात्मक कार्रवाई कर रही है। पत्रकार 19 दिनों तक जयपुर में सड़कों पर धरने पर बैठे रहे, लेकिन सरकार उनकी नहीं सुन रही है, उनकी वाजिब मांगों को नहीं। देखिए, बजरलाल जी की सरकार है जिसने अभी पत्रकारों के लिए भी कई घोषणाएं करके उनके जीवन स्तर को कैसे उठाने की बात हो, चाहे मेडिकल इंश्योरेंस की बात हो और पेंशन की बात हो, दोनों चीज़ों करने का। 19 दिन धरना देने के बावजूद ज्ञापन तक नहीं लिया जा रहा है। मुझे नहीं पता, कोई विषय होगा तो अलग से बताएंगे तो बात करूंगा। मैं मोटे पत्रकार समाज के लिए, क्योंकि हम मान के चलते हैं प्रेस की स्वतंत्रता रहनी चाहिए, प्रेस की स्वच्छता रहनी चाहिए, इसलिए उनका ऊपर जो चीज़ें हैं उसको लेकर नीति बनाने का काम भी कर रहे हैं। सर, मोदी जी ने कल जो कहा सोना नहीं खरीदें और बचत करें, किस तरह से देखते हैं आप इसको, कैसे करें? देश में अलग अलग समय पर जो नेतृत्व रहा उसने देश की चुनौतियों के आधार पर इस विषय की अपील करते रहे। हमें ध्यान है कि लाल बहादुर शास्त्री ने भी इसी तरह का एक अपील जब की थी, देश में अन्न का संकट खड़ा हुआ था तो लोगों ने कहा था एक समय का भोजन करने की बात की थी। अभी प्रधानमंत्री जी ने किसी बात के प्रतिबंध की बात नहीं की, किसी बात की हम रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे इसकी बात नहीं की। उन्होंने एक अपेक्षा की है कि दुनिया में जो चुनौती खड़ी हुई है उस दुनिया की चुनौती में आज भारत अकेला दुनिया का ऐसा देश है जो अपनी अर्थव्यवस्था को लगातार प्रभाव से दूर रखते हुए स्थायी रूप से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। आने वाले समय में कितने दिन तक ये चुनौतियां रहने वाली हैं इसका कोई आकलन नहीं है। उन चुनौतियों के लिए भारत अपने आप को तैयार करे, ऐसी एक अपेक्षा प्रधानमंत्री ने की है। मैं कह सकता हूं कि एक लीजेंडरी ही इस तरह की अपील कर सकता है। सामान्य व्यक्ति जो वोट की राजनीति नहीं कर सकता, जिस व्यक्ति को देश की और देश के नाते से विश्व में भारत की पहचान खड़ी हो, भारतीयों की पहचान खड़ी हो, उनका सम्मान, उनकी गौरव बढ़ता रहे, वही इस तरह की बात कर सकते हैं। आपने कहा वैश्विक संकट है, हम कहाँ खड़े हो? वैश्विक संकट में मैंने आपको बताया, आज जिस विश्व के संकट है उसमें हम दुनिया का अमेरिका जैसा देश जो अपने आप को सबसे बड़ी विश्व की शक्ति कहता है, आर्थिक ताकत कहता है, वो इस संघर्ष से जूझ रहा है। दुनिया के सारे देश उसमें कहीं ना उलझे हुए हैं। भारत अपनी कूटनीति के नाते से, अपनी विश्व नीति, विश्व बंधुत्व, विश्व के साथ समानता और सबके साथ अपनी शर्तों के ऊपर बात करने की नीति के कारण से आज लगभग बिल्कुल प्रभाव के आधार पर प्रभावी तरीके से अपने कार्यक्रम नीति बढ़ाता जा रहा है। सर, चूंकि आप वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और जैसलमेर जो है पानी की समस्या से ग्रसित जिला है, तो कोई विशेष आर्थिक पैकेज का विचार कर रहे हैं? मैंने अभी कहा कि 196 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की, उसके ऊपर काम शुरू हो चुका है। सर, जो कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम अभी 993 रुपये के करीब बढ़ाए गए, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन बीत चुके हैं, अब 15 तारीख तक पेट्रोल डीजल के भाव भी बढ़ने वाले हैं? इसको चुनाव से मत जोड़िए। चुनाव से पहले भी कॉमर्शियल सिलेंडर के भाव में बढ़ोतरी हुई थी। देश का अर्थतंत्र जो चलता है, रीति नीति कार्यक्रम एक छोटे चुनाव के कारण प्रभावित नहीं होते। दुनिया के बाजार हम जानते हैं कि हॉर्मुज संगठन जो है, संकट जो खड़ा हुआ है, उसके कारण से तेल निकल नहीं पा रहा, हम पेट्रोल ला नहीं पा रहे। भारत फिर भी ऐसा देश है जिसके लगभग बहुत सारे शिप आज लेकर आ गए। हमने वैकल्पिक देशों के साथ भी कैसे हम ऑयल को लेकर आ सकते हैं, गैस को लेकर आ सकते हैं, इसका प्रबंधन किया और उसके परिणाम भी देख रहे हैं। इसी के कारण है कि देश में ना तो गैस का संकट है, ना तेल का संकट है, ना पेट्रोल का संकट है। एक छुटपुट अर्थव्यवस्था के आधार पर सामान्य व्यक्ति के ऊपर, घरेलू चीज़ों के ऊपर इसका असर नहीं आया, उसको रोकते हुए कॉमर्शियल बढ़ाने की बात। सर, बढ़ेंगे क्या? अभी दाम बढ़ने की उम्मीद है क्या? आपको लगता है? हम दुनिया में, भारत का व्यक्ति देश के लिए जीता है। कल क्या संकट खड़ा होगा इसके बारे में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। उस संकट के लिए हर भारतीय को
तैयार होना पड़ेगा। कोई एक नेतृत्व नहीं, हम सब मिलकर के उस संकट से लड़ते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आने वाला समय थोड़ा सा क्रिटिकल है, जिस तरह मोदी जी ने आप मेरे शब्दों को अपने उसमें मत डालिए। मुझे जो कहना था कहा। अभी देश में कहीं भी भारत के सामने संकट नहीं दिख रहा। भारत अपनी कूटनीति के नाते, विदेश नीति के नाते से और अपनी शर्तों पर बात करने की नीति के कारण से आज भारत मजबूती के साथ खड़ा है। संपूर्ण विश्व कहीं समाधान देखता है तो भारत के नीचे देखता है, ये हम सब देख रहे हैं।